रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो यानी कि पेरेंटल टाइप जो प्रोजेनी होगी, पेरेंटल टाइप प्रोजेनी जो होगी वो लेस होगी अगर इस वाले से कंपेयर करें, है ना। यानी लगभग 63.4% के आसपास होती है बेटा, है ना। यहाँ पे कितनी आ रही थी, 980.7%, ठीक है। और यहाँ पे या फिर 987 थी या फिर 98.7% थी पेरेंटल टाइप। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी से, जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपका एक तरीके से नेचुरल जो ड्रॉबैक था आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, जो आपको मेंडल ने बताया था, उसके बारे में बात करता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात प्रूव करी थी वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवराय ने बेटा 1902 में, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेंडल अपने फैक्टर्स की बात करता है, फैक्टर्स यानी कि मेंडल जीन्स की बात कर रहा था, एलील्स की बात कर रहा था, तो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, जब आपने स्टडी करने लगे सेल डिवीज़न को, ठीक है, आपने सेल के अंदर देखा कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में किस तरीके से डिवाइड होकर दूसरी सेल या अपने डॉटर सेल्स में पहुंचता है, जब उसकी स्टडी हो गई तो उन्होंने पाया कि जेनेटिक मटेरियल तो मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के फॉर्म में ही मूव कर रहा है। यानी कि जो भी बातें आपके मेंडल साहब बोल रहे थे वही बातें हैं क्रोमोसोम के लिए भी फिट होती। यानी कि वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी के अकॉर्डिंग ये बातें कि जो भी क्रोमोसोम मतलब कर रहा है वही काम जीन भी एक्चुअली में कर रहा है, क्योंकि ऐसा क्रोमोसोम ही क्या होते हैं बेटा, एक पेरेंट से डॉटर में या फिर उनके प्रोजेनी में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इस जब थ्योरी को नाम दिया तो जैसा जैसा उन्होंने कहा था कि मेंडल ने कि भाई सेग्रीगेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करी कि एक एलील दूसरे एलील से सेग्रीगेट होके एक मतलब एक गैमेट बनाएगी, फिर दूसरी दूसरा गैमेट बनाएगी, इस तरीके की बातें कही। तो वो क्रोमोसोम के भी अकॉर्डिंग सही था कि क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं बेटे, आपके पहले क्या कहते हैं हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी फॉलो करा, ठीक है। फिर आई बात आपका क्या कहते हैं कि मतलब इस तरीके से कि क्रोमोसोम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा फैक्टर जो है या दूसरे तरीके का आपका जीन है वो ट्रेवल कर रहा है, तो दूसरे जीन को नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। यानी जीन 1 और जीन 2 इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। बस यहाँ पर आके बात अटक जाती है, क्योंकि जब हम क्रोमोसोम का नेचर अभी समझेंगे कि किस तरीके से, कैसे देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि तुम्हें ये है आपका जीवन फेज में नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए एंड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हो आप। देन आपको पता है कि जी2 फेज में ये क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है रेप्लिकेशन जो होता है आपका डीएनए का बिटवीन जी2 फेज एंड एस फेज, आपका एस फेज में रेप्लिकेट हो जाता है। तो जी2 तक आपको क्या मिलेगा, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड या फिर कह सकते हो आपका क्रोमोसोम नंबर। फिर जब क्या होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या देखोगे, मियोसिस 1 में अलाइनमेंट क्या कहते हैं, जब क्या होते हैं आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ये वाला और ये वाला आपका क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये वाला और ये वाला एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर या एक जैसे क्रोमोसोम को ही हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं बेटा। तो ये एक दूसरे के आसपास एक इक्वेटर प्लेन पे अलाइन हो जाएंगे। जब इक्वेटर प्लेन पे अलाइन हो जाएंगे तो ये दोनों सेग्रीगेट करेंगे। अब ये सेग्रीगेट करेंगे तो आधे जो होंगे दो सेल, अब डिवाइड हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है, तो आधे इसके पास चले जाएंगे, आधे इसके पास चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से होना था डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये डिवाइड हो गए तो फिर उसके बाद फर्दर दोबारा से क्या होगा, मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली आपकी माइटोसिस वाली फेज होती है। देन उसके बाद अगेन ये दो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो दो दो सेल में डिवाइड होगा तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन एक सेल में जाएगा, देखो यहाँ तो कॉमन ही है, तो ये वाला पोर्शन ये वाले सेल में चले जाएगा, यहाँ वाला पोर्शन यहाँ वाले सेल में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवीजन दिख रहा है कि ये यहाँ पे जा रहा है और ये वाला इस वाले सेल के बाद, यानी हाफ हाफ हैप्लॉइड होते हैं ना, ये यहाँ से 2n था तो 2n से यहाँ हैप्लॉइड हो गया n n n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबको मिल गए, ठीक है। 2n होके फिर उसके बाद आपको यहाँ पे nn आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ देख रहे हो
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपको येलो कलर का क्रोमोसोम दिख रहा है, ये येलो कलर का क्रोमोसोम केवल रेड वाले के साथ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये येलो वाला क्रोमोसोम ग्रीन वाले के भी साथ जा सकता है बेटा, ऐसा तो कहीं भी नहीं। ये आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात, ठीक है? तो जब इस तरीके की बात हुई थी कि मतलब क्रोमोसोम फ्रीली ट्रेवल कर सकता है, अपने किसी भी दूसरे क्रोमोसोम के साथ बाइंड होके जा सकता है, उसके पास ये फ्रीडम है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ क्रोमोसोम के नेचर पे तो हो रही थी, पर जो आपका मेंडल है, मेंडल क्या बात कर रहे थे? मेंडल बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट आपके जीन्स की, सॉरी मेंडल बात कर रहे हैं जो यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है उनकी बात कर रहे हैं कि वो भी क्या हो सकते हैं, इसी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं कि एक वाला अगर इधर जा रहा है तो ये क्या कहते हैं, येलो पे जो जीन्स है वो ग्रीन के भी साथ जा सकते हैं, येलो पे जो जीन्स है वो आपका क्या कहते हैं रेड के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की बात कही थी किसने? मेंडल ने। वही देखते हैं कि क्रोमोसोम थ्योरी किस तरीके से उसको डिनाई करती है। The chromosome theory of inheritance states the Mendelian factors or the genes are located at specific loci. ठीक है? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताता है कि जो मेंडेल के जो फैक्टर्स हैं यानी कि जीन्स वो लोकेट होते हैं। अभी मैंने तुमको दिखाया कि ये मान लीजिए आपका हाइट वाला जीन है, तो वो दोनों जगह पे आपके दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा इस तरीके से, ठीक है? सेम लोकस पे, ठीक है, ऑन द क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम्स कैसे होने चाहिए? होमोलोगस होने चाहिए। आपने इस वर्ड्स को ना पकड़ के रखना है कि स्पेसिफिक लोकाई का मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पेस में ऐसे कहीं भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, पूरे थ्रेड में एक पर्टिकुलर जगह तो होगी। डीएनए की बहुत बड़ी थ्रेड है, तो वो डीएनए की थ्रेड जिसपे पर्टिकुलरली वो जीन जहाँ प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लोकाई बोल रहे हैं। तो स्पेसिफिक लोकाई पे प्रेजेंट होगा बेटा क्रोमोसोम के, और ये क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए? होमोलोगस। ठीक है? होमोलोगस एंड इट इज द क्रोमोसोम विच सेग्रीगेट एंड असोर्ट, जो कि सेग्रीगेट अलग होता है, एक ये सेग्रीगेट हुआ, यहाँ पे तुमने सेग्रीगेशन देख रहे हो, सेग्रीगेट हुआ और असोर्ट हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस एंड रिकम्बाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट। और फिर जब ये सेल बन जाएगी तो ऐसे ही दूसरे मान लीजिए दूसरी ये मेल की है, सॉरी ये फीमेल की है, तो मेल के भी तो गैमेट्स आएंगे, तो मेल के गैमेट्स आने पे मान लो ये आपका ठीक है, ये मेल का गैमेट होगा, तो वो दोनों फ्यूज होके दोबारा से इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे, डबल हो जाएगा, है ना? एन क्रोमोसोम से दिख रहे हैं, एन क्रोमोसोम से देख रहे हैं, ये 2n हो गए, यहाँ पे G2 से डबल हो गया अमाउंट, तो 4n दिखेगा। फिर मियोसिस 1 में आपको ये 4n, मियोसिस 2 तक हैप्लॉइड दिखने स्टार्ट हो जाएगा 2n वाली स्टेज पे, एंड देन उसके बाद nn वाली स्टेज पे, ठीक है? सिंपल। आपको क्लास 11th का अपना सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी रिवाइज हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने बात की कि क्रोमोसोम भी डिवाइड कर रहा था इसी तरीके से आपके फैक्टर्स भी डिवाइड कर रहे थे, ठीक है? अब क्या थ्योरी की क्या खास बात है? थ्योरी की बात यही है कि बिटवीन वन जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के बीच में जो आपका जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेकर आ रहा है या जो आपको बना पा रहा है वो केवल आपके क्या हैं? गैमेट्स हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी प्रोडक्ट है वो किसके वजह से फॉर्म हो पा रहा है? गैमेट्स की वजह से, चाहे मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो, इन दोनों की वजह से ही तो है। और जो भी कैरेक्टर उस प्रोडक्ट के अंदर है वो वही कैरेक्टर्स है जो मेल गैमेट के अंदर कैरेक्टर्स हैं या जो फीमेल गैमेट्स के अंदर कैरेक्टर हैं। तो ये चीज़ बात हुई, ठीक है? The two must carry all the hereditary characters. Both the sperm and egg contribute equally in the hereditary of this offspring. ठीक है, सही बात है। न्यूक्लियस contains क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है ये तो बताने की बात ही नहीं है तुम्हें। Therefore chromosome must carry the hereditary traits. Every chromosome or chromosome pair has a definite role in the development of an individual. ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो कंपेयर करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ है जो डिवाइड होकर प्रोजेनी में जा रही है? क्रोमोसोम जा रही है, ठीक है? और वो कहाँ से मिल रहे हैं? वो उसको फाइनली अपने क्या कहते हैं फीमेल पेरेंट या फिर मेल पेरेंट दोनों से मिल रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ बता रहे हैं। द क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम generation to generation
थ्रू आउट अपनी लाइफ में ये मेंटेन करते हैं अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी। जैसे तुम हो, तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जो तुम्हें खास बनाते हैं, तो वो जो इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन्ड भी कहाँ से हो रही है बेटा, तुम्हारे इसी जेनेटिक कैरेक्टर्स से, जो कि क्या होके बने हैं बेटा, रिकम्बाइन होके बने हुए हैं, नए वेरिएशंस के साथ आए हैं। द टू नीदर गेट लॉस्ट नॉर मिक्सड अप, दे बिहेव एज यूनिट, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो क्रोमोसोम अपना क्या कहते हैं, नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है। नंबर जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं इंसानों में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होता है, तो कोई भी इंसान बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही है। अगर किसी को भी तुम इंसान कह रहे हो तो दैट इज उसके पास क्रोमोसोम नंबर क्या है, 46 है बेटा। उनके स्ट्रक्चर जैसे कि कोई भी हम कहते हैं कि मेल है तो मेल में होने चाहिए एक्स और वाई, तो सभी मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप कहते हो फीमेल में क्या होना चाहिए, एक्स और एक्स, तो हर फीमेल में एक्स और एक्स, ऐसी कोई फीमेल नहीं मिलेगी जिसके पास एक्स और एक्स नहीं। हेल्दी फीमेल या नॉर्मल फीमेल की बात करें या नॉर्मल मैन की बात करें तो, ठीक है। एंड इंडिविजुअलिटी, बट इसके साथ साथ इनको एक पर्टिकुलर करेक्टर्स मिले हैं जो तुम्हें अपने आप को खास बनाने के लिए होते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है, वेरिएशन, ठीक है। ये चीज़ आपको जेनेटिकली इनहेरिट होती है, ये दोनों चीज़, एंड ये वाली जो चीज़ है वो वेरिएशंस के थ्रू आती है। थ्रू आउट द लाइफ के अपने ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को ये सारी चीज़ें करने में क्या रहता है, कैपेबल रहता है, इन सबको मेंटेन करता है थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ का लॉस नहीं होता और ये सारी चीज़ें एक यूनिट की तरह बिहेव करती। तो अभी जैसे मैंने तुमको बताया कि पीछे अब हमारे पास ये जैसे येलो रेड के साथ ट्रेवल कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है येलो ग्रीन के भी साथ ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ समझाई गई है, ये आपके क्रोमोसोमल थ्योरी में ही समझाई गई है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेकर, कि ये जो क्रोमोसोम है मेरा, ये क्रोमोसोम अगर रेड के साथ ट्रेवल कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कोई एक कहते हैं ना, मतलब ये एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्रोमोसोम, चाहे क्रोमोसोम मेरे 1 से लेके 46 जो क्रोमोसोम है, अगर जीनोम की बात करें 23, तो वो कोई से भी क्रोमोसोम किसी के भी साथ ट्रेवल कर सकते हैं। 1 के साथ बेटा मेरा 2 भी जा सकता है, 2 के साथ 3 भी जा सकता है, 4 के साथ 5 भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रेवल करने के दौरान कुछ भी ऐसी वो नहीं है कि दोनों साथ साथ ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम ऐसा है, ये दिख रहा है आपको येलो वाला, अब ये ग्रीन के साथ बाइंड है, तो ये येलो वाला ग्रीन के साथ भी उतना फ्रीली, दोनों के 50-50% चांसेस हैं, 50% चांसेस इसके भी हैं तो 50% चांसेस इसके भी हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। नेक्स्ट आगे, बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। और हमने देखा, कंपेयर करते हैं जब हम मेंडल के फैक्टर्स को और क्रोमोसोम्स को, तो क्रोमोसोम नंबर भी कैसा होता है, डबल होता है, और जीन भी हमेशा कैसे होता है, पेयर्स में अकर करते हैं ना। हम हमेशा 2n लिखते हैं, हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम 46 कहते हैं तो हम 46 को n नहीं बोलते, ये क्योंकि 46 में 2 बार रिपीटेशन है 23 सेम क्रोमोसोम्स की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2n। अलग कितने हैं हमारे, 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन 23 तक हमारे क्रोमोसोम्स अलग है। फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है सेम तरीके का, कि ये सेट, एक सेट आता है आपका कहाँ से बेटा, ये एक सेट एक क्या कहते हैं, मदर से आएगा। ऐसा ही सेम सेट जो होगा अलग से 23 वाला, वो वाला कहाँ से आएगा, हमारे क्या कहते हैं, फादर से, ठीक है। तो इस तरीके से 2 सेट है, बट ये दोनों कैसे होते हैं, एक ही जैसे क्रोमोसोम, अलग अलग आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। तो अरे यार, ठीक है। क्रोमोसोम कैसे ट्रेवल कर रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम्स आपका भी डबल है नेचर में, तभी तो हम कहते हैं कि कोई भी कैरेक्टर को अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा तो वो क्या केवल एक सिंगल एलील से एक्सप्रेस हो पाएगा क्या, नहीं, वो उसको चाहिए एक और एलील, चाहे वो कैपिटल टी हो या फिर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी हो, ठीक है। ये जब तक दूसरी प्लेस जो है या दूसरे क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पे 1 क्रोमोसोम है, ये तब तक एक्सप्रेस नहीं होंगे 1 के कैरेक्टर जब तक यहाँ पे भी 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट ना हो, ठीक है। ये जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ही इनमें जितने कैरेक्टर्स होंगे वो एक्सप्रेस हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एलील हमेशा कैसे होनी चाहिए बेटा, पेयर में होनी चाहिए, ठीक है। और वो होमोलोगस पेयर भी हो सकता है, वो हेट्रोलोगस भी पेयर हो सकता है, हेट्रोजाइगस पेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपकी क्या देखा कि क्रोमोसोम और एलील्स का फंक्शन या फिर जीन्स का कैरेक्टर डुअल होना
एक जैसा ही है, पेयर में होना एक जैसा ही है। इन द सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल्स अ गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ अ ट्रैट। तो यानी अगर हम गैमेट की बात करें, जब हमारे पेरेंट्स की बात करें, तो हमारे पेरेंट्स में मान लीजिए हाइट का कैरेक्टर जो ये 1 वाला है, इस पे हाइट का कैरेक्टर कैपिटल टी था, तो एक ही एलील थी गैमेट के भी पास और एक ही क्रोमोसोम भी था। ऐसे ही अगर यहाँ बात करें फीमेल पेरेंट की, तो यहाँ पे अगर 1 क्रोमोसोम था, तो यहाँ पे भी जो इनके पास एलील होगी वो कैपिटल टी हो सकती है या स्मॉल टी हो सकती है, यहाँ पे भी कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकती है। तो केवल एक ही एलील प्रेजेंट है, डबल है तो दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तरीके से जैसा जैसा क्रोमोसोम फॉलो करता है या फिर जैसे जैसे जीन के बारे में आप कैरेक्टर्स दिए थे मेंडल ने, वैसा ही क्रोमोसोम के भी बारे में। फिर नेक्स्ट बात, खास बात क्या आती है, कहाँ पे दोनों अलग होते हैं, वो टर्म है लिंकेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पर्पज से, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक तो तुम्हारे पे याद आएगा कि किसने प्रपोज की, एक क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है, साइंटिस्ट वाले बेटा सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साइंटिस्ट ने किस टाइम पे कौन से एक्सपेरिमेंट किया और किस ईयर में किया, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है, तो साइंटिस्ट वाला तुम जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई, कहाँ पे जाके किस तरीके से क्रोमोसोम और जीन्स ने अलग अलग कैरेक्टर शो करना स्टार्ट किए। तो जब इसकी स्टडी चल रही थी तब देखा गया कि लिंकेज इज द फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर। एंड अब हम बात करते हैं, मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 क्रोमोसोम। अब मैं कहूँ 1 क्रोमोसोम पे क्या केवल एक ही कैरेक्टर होगा बेटा, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। एक कैरेक्टर पे बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम है, तो इसमें तो कितनी बड़ी डीएनए की स्ट्रैंड होगी। अब इस डीएनए स्ट्रैंड पे केवल मान लीजिए ये एक क्या कहते हैं, ये एक आपका क्या कहते हैं आपका एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, देन उसके बाद ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, फिर उसके चलो अभी 3 ही को, ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके किस पे बेटा, एक ही क्रोमोसोम पे। केवल एक क्रोमोसोम पे एक ही कैरेक्टर, तो क्या हमारे पास केवल 23 कैरेक्टर्स ही हैं? हमारे पास कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। मेरा ऐसा बोल पाना, मेरा ऐसा स्किन टोन होना, मेरे हेयर का कलर ऐसा होना, मेरे आइज़ का कलर ऐसा होना, ठीक है, मेरी हाइट ऐसी है, ठीक है, मैं फीमेल हूँ, ये सारी कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना, कितने सारे। तो क्या केवल वो 23 क्रोमोसोम्स या केवल 23 कैरेक्टर्स हैं? नहीं, बहुत है, आप गिन भी नहीं सकते उतने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और क्या होता है, जैसे जैसे आपका ये क्रोमोसोम मूव करेगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, वैसे वैसे ही ये आपके जीन भी उसी तरीके से ट्रेवल करेंगे। कैरेक्टर्स क्या, अल्टीमेटली तो जीन ही है, तो जीन किस किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम की फॉर्मेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, their inheritance from the gene from generation to generation without any change or separation, but to their क्या लिखा है ये, linkage is the phenomena of certain genes staying together and their inheritance from generation to generation without any change या separation due to होगा ये, सॉरी, ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब आपने ये क्या ना ब्लड लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा क्या कहते हैं मैच करते हैं, या फिर एक खानदान के लोग एक ही जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, लिंकेज की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि कुछ सर्टेन टाइप के करेक्टर्स या फिर सर्टेन टाइप्स के जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने की वजह से क्या करते हैं, वो बार बार जनरेशन टू जनरेशन एक साथ ही पहुँचते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली में लंबी हाइट और क्या कहते हैं ब्लू आइज के बारे में बात हो रही है, तो वो लंबी हाइट और ब्लू आइज वाला अगर कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर अलग अलग एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, तो हर बार वो हर जनरेशन में दिखेंगे। यानी उस फैमिली के जितने बच्चे होंगे, ज्यादातर बच्चे कैसे दिखेंगे बेटा, लंबे और ब्लू आइज वाले। ये आपका क्या होता है, कंसेप्ट लिंकेज वाला होता है। इसीलिए फैमिली इनहेरिटेंस को हम मतलब अलग से समझ सकते हैं इस लेवल पे भी, है ना। कहते हैं ना, इनका तो खानदान ही ऐसा है, इनके खानदान में सब गुस्सैल हैं, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे आती हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो कई बार क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम पे होने की वजह से एक साथ शो हो रहे होते हैं, बिना किसी, लिखा है ना, बिना किसी चेंज के, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, इस थॉमस हंट मॉर्गन 1910 proved that
proved and defined linkage on the basis of his breeding experiment on the fruit fly Drosophila melanogaster। अब जैसे कि आपने देखा कि ये थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोबराई ने बताई। क्या बताया कि जैसे जैसे जो बात फैक्टर्स के लिए कह रहे थे मेंडल साहब, वही बात जो है क्रोमोसोम पे भी लागू होती है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम वही चीज़ है जो कि मेंडल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिंकेज की बात कही, तो लिंकेज को प्रूफ करने के लिए किस क्या कहते हैं होशियार साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये लिंकेज वाली बात समझाई, जो ये बात कह रहे थे कि जनरेशन टू जनरेशन। हमने ये भी देखा कि कुछ कैरेक्टर्स जो कि मेंडल साहब कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब टॉल वाले के राउंड सीड्स भी हो सकते हैं, टॉल वाले के क्या कहते हैं रिंकल सीड्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की बात हर बार प्रूफ नहीं हो रही थी। आप अगर पूरी पॉपुलेशन में पढ़ोगे, जब अच्छे खासे डाइवर्स पॉपुलेशन को देखोगे, तब आपको लगेगा कि कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ कैरेक्टर एक ही तरफ है ना। तभी तो तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर ये एशियंस हैं, ये नाइजेरियंस हैं, ये आपने क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स हैं। तो इस तरीके के लोग कैसे डिफाइन कर पाते? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स हर बार जनरेशन टू जनरेशन एक साथ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ थॉमस हंट मॉर्गन ने किससे, मैंने बोला ना कब प्रूव की? 1910 में। क्या प्रूव किया? लिंकेज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बेटा दिया उन्होंने। और किसकी हेल्प से? ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई से। इसका कॉमन नाम क्या है आपका? फ्रूट फ्लाई। 3 क्वेश्चन यहाँ से। फिर उसके बाद जीन्स आर अरेंज इन द लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम। अब तुमको ये दिखा रखा है, जैसे मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे समझाया कि जीन्स कैसे होते हैं, इसी तरीके से अरेंज होते हैं लीनियर फैशन में। तो वही उन्होंने वहाँ पे भी दिखाया कि जीन्स आपके जैसे एक कैरेक्टर ए है, एक कैरेक्टर बी है, तो इस तरीके से जीन्स आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। देखो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सेट पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का है। यहाँ पे एक कैरेक्टर ए है, यहाँ पे एक कैरेक्टर बी है, यहाँ पे एक कैरेक्टर स्मॉल ए है, यहाँ पे एक कैरेक्टर स्मॉल बी में ही है। होमोलोगस है तो दोनों में ऑफकोर्स सेम कैरेक्टर्स की बात हो रही होगी। मान लीजिए ये कैरेक्टर अगर हाइट के लिए है और ये कैरेक्टर अगर आपके स्किन कलर के लिए है, तो उसकी डिफरेंट एलील्स किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम दूसरा होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वो बता रहा है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन्स अलग अलग हो सकते हैं, सॉरी एलील्स अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है, वहाँ पे कैपिटल बी है। ठीक है, फिर क्या होता है? अब तुम याद करो, अगर अपने तुम्हें याद आ रहा हो मियोसिस, मियोसिस में हमने पढ़ा था प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 जब हमने पढ़ा था तो प्रोफेज 1 के हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे बेटा। और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हमने देखा था कि जैसे ही प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है, प्रोफेज 1 बहुत लंबा प्रोसेस है, या बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और वो बहुत ज़रूरी है वेरिएशन के लिए। क्यों ज़रूरी है वेरिएशन के लिए? क्योंकि उसमें एक स्टेज आती है जिसमें कि आपका क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर आप या फिर कह सकते हो रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये रिकॉम्बिनेशन? ये बहुत ज़रूरी होता है जब गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, तब क्या होता है? पेरेंटल होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लीजिए ये कि आप के मदर या फिर फादर का ही क्रोमोसोम है, ठीक है, उनके क्रोमोसोम कैसे एक्ट करेंगे? उनके होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ क्या करेंगे बेटा? एक्सचेंज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बी था, यहाँ कैपिटल बी था, तो अब इसके पास क्या रह गया होगा? इस वाले के पास स्मॉल बी चले जाएगा और यहाँ पे कैपिटल बी आ जाएगा। तो इसी इनिशियल लेवल पे, मतलब फर्टिलाइजेशन तो छोड़ो, फर्टिलाइजेशन से बहुत पहले गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही क्या हो जाएगा? वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाएगी एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जहाँ पे हमें ये कैरेक्टर मिल रहा था ए बी, ठीक है, अब तुमको यहाँ पे कैरेक्टर मिलता है कैपिटल ए और कैपिटल बी का, और यहाँ पे कैरेक्टर मिलता है स्मॉल ए और स्मॉल बी का। ठीक है, रिकम्बाइन होने पे जब 4 गैमेट्स बनेंगे, इससे चारों गैमेट्स में एक में ये आएगा, एक में ये आएगा और एक में ये। अदरवाइज कैसा होता? हमेशा यही मिलता तुमको, ए और स्मॉल बी वाला मिलता। ठीक है, दूसरा मिलता तुमको कैपिटल ए और सॉरी स्मॉल ए और कैपिटल बी वाला मिलता है। यही 2 तरीके के आपको मिलते, बट कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपके पास 4 डिफरेंट तरीके के गैमेट्स बनते हैं। इसको स्टडी करो तो इसकी पास ये है ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ये 2 बनेंगे तो कैपिटल और एक कैपिटल बी वाले 2 बन जाएंगे। और यहाँ पे देखोगे
स्मॉल ए और कैपिटल बी, तो इसके भी दो बनेंगे। तो ये यही दो फॉर्मेशन थी। बट क्या होता है, बट इन प्रोफेज वन पैकेटिन स्टेज में आपका क्या देखने को मिलता है, प्रोफेज वन रिकॉम्बिनेशन अकर्स, और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से हमें अलग अलग क्या मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, वेरिएशन इन डिफरेंट गैमेट्स या वेरिएशन इन गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 गैमेट्स आए, सॉरी 4 गैमेट्स आए, तो चारों गैमेट्स में से 2 तो ये पेरेंटल टाइप के थे, ये पेरेंटल टाइप का है बेटा, जैसे पेरेंट के पास था वैसा ही है। ठीक है, पेरेंटल टाइप का ये दिख रहा है आपको, और ऐसा ही पेरेंटल टाइप का ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये पेरेंटल टाइप के ही आपको क्या देखने को मिले, क्रोमोसोम। बट यहाँ पे जो 2 अलग क्रोमोसोम थे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम थे, ये नया है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ मिस कर दी, ये चीज़ या फिर बहुत बाद में पता चली, जब आपने पूरा मियोसिस वगैरह, कह रहे ना मेंडल के टाइम पे तो माइक्रोस्कोप भी नहीं था इतना अच्छा बना हुआ, तो फिर उसके बाद ही तो जब हमने स्टेजेस पढ़नी, सोचो मियोसिस की भी स्टेजेस पढ़नी पड़ी, तब जाके हमें ये पता, तो मेंडल को कैसे पता रहता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को इन्होंने फिट किया क्रोमोसोम वाले में, और इन्होंने देखा कि कई बार क्या हो रहा था कि वेरिएशन किस वजह से आ रही है, वेरिएशन इस वजह से देखने को मिल रही है। जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम। Some genes situated in close proximity are always inherited together. तो ऐसे जीन्स जिनके बीच की स्पेसिंग बहुत कम है, मान लीजिए कि ये आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा टुकड़ा ही इधर से उधर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर स्पेस जीन्स के बीच में, मान लीजिए ये जीन 1 है, ये जीन 2 है और ये जीन 3 है, तो 1 और 2 के बीच में देखोगे तो बहुत कम स्पेसिंग है, बहुत कम स्पेसिंग है, तो ये हमेशा एक साथ ही क्या करेंगे बेटा, ट्रेवल करेंगे। पर एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर एकदम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर मैं 1 और इसमें कंपेयर करूँ तो 1 और इस वाले में चांसेस हैं कि ये क्या कर जाएं बेटा, रिकम्बाइन कर जाएं। 1 और ये मान लीजिए ये 4 है, तो 1 और 4 जो है आपका, 1 और 4 वाला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन शो कर सकता है ज़्यादा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन शो करेगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा दूर दूर है, और ज़्यादा दूर दूर हैं तो ओवरलैप करेंगे अपने होमोलोगस क्रोमोसोम से, तो ओवरलैप करने पे शेयर हो सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, तो कह रहा है कि जितने भी क्या कहते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले आपके जीन्स होते हैं, वो एक साथ ट्रेवल करते हैं, बिकम लिंक्ड, यानी कि वो एक दूसरे से लिंक्ड हो गए है ना, जुड़ गए एक दूसरे से। ठीक है, और क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो यानी लिंकेज टर्म क्या कहलाई, लिंकेज टर्म ये कहलाई कि किसी भी क्रोमोसोम पे किस तरीके से जीन्स के बीच में डिस्टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जीन्स की लिंकेज को डिफाइन कर सकते हैं। कि मान लीजिए एक हाइट का लिंक है और एक आपके स्किन टोन का लिंक है, अगर उन दोनों बहुत पास पास में, बहुत आस पास में, कि ये जो आपका जीन नेक्स्ट अदर जीन जो स्टार्ट होता है वो आपका स्किन टोन का है, तो ये दोनों हमेशा एक साथ ही ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगर लंबा है तो उसका स्किन टोन भी ब्राइटर है, तो हमेशा ये एक साथ ही आपको ट्रेवल करते हुए दिखाई देंगे, है ना। ये ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, एक्चुअली में ऐसा होता है तभी दे रही हूँ, है ना। ठीक, ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की होती है। तो क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। और लेकिन अगर दूर दूर होंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या हो सकते हैं बेटा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके क्या कहते हैं लंबी हाइट और ब्राइट स्किन टोन के साथ साथ बॉडी साइज का जो जीन है वो साथ में हो। कोई मोटा भी हो सकता है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है पतले होने की भी। तो यानी रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है अगर दो अलग दो सेट है जीन्स के, वो दूर दूर हों तो। ऑल दोज जीन्स विच आर लोकेटेड इन द सिंगल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन अ स्पीसीज कॉरस्पॉन्ड टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23 लिंकेज ग्रुप। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतनी लिंकिंग ग्रुप्स होंगे। ठीक है,
ये ऐसा इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए ह्यूमन स्पीसीज में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो तो डबल होता है इसलिए 46 बोल रहे हैं, तो जीनोम में कितने प्रेजेंट है, हमारे जीनोम में प्रेजेंट है 23, तो मतलब 23 लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। अब टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज भी दो तरीके की होती है बेटा, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें ये ध्यान रखना है कि लिंकेज कंप्लीट जब होगी जब बहुत अच्छे से बहुत कम स्पेस में जुड़े हों, रिकॉम्बिनेशन हो जाए। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ना हो पाए, सॉरी। और इनकम्प्लीट में क्या होगा कि इनकम्प्लीट लिंकेज द ग्रुप ऑफ, ओके ऐसा एक इशू है, सॉरी। ये है बेटा आपका इनकम्प्लीट वाला और ये आपका कंप्लीट वाला है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। इनकम्प्लीट लिंकेज द ग्रुप ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम इज नॉट ऑल्टर्ड एंड इज इनहेरिटेड एज सच फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी क्रॉसओवर। हम लिंकेज की बात करें, लिंकेज मतलब कि दोनों जीन्स के बीच में कितना ज़्यादा मित्रता है या कितना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो, है ना। तो अगर एक तरीके के हम कह रहे हैं किसके, हाँ, या फिर हम ऐसे कह देते हैं, जीन लेते हैं हम टॉल और गोरे आदमी का, है ना, टॉल और गोरा है, तो ये टॉल और गोरे का अगर लिंकेज अच्छा खासा है, लिंकेज अगर बहुत ज़्यादा है तो वो कंप्लीट लिंकेज शो करेगा। यानी हर बार हर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के भी पास यही सेट आएगा, दूसरी जनरेशन होगी उसके भी पास बेटा यही सेट आएगा, सेकंड जनरेशन में भी, उसके बाद थर्ड जनरेशन में भी यही आएगा विदाउट किसी चेंज के। ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी कंप्लीट लिंकेज, है ना। दोनों में कंप्लीट लिंकेज है, कहीं जगह ही नहीं बचेगी किसी और को या किसी और क्या कहते हैं जीन को स्पेस मिले, है ना। यानी कि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे तो होंगे ही होंगे, पर बहुत आसपास ही होंगे, ये दोनों जीन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होंगे हुआ करते हैं, तभी ऐसा पॉसिबिलिटी आ रही है कि दोनों हर जनरेशन में साथ ही साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अगर ये इतने पास पास है तभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 100% जो है रिकॉम्बिनेशन जो दिखेगा जीरो दिखेगा, और 100% पेरेंटल टाइप ही आपको दिखेंगे, पेरेंटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%। कैरेक्टर्स हमेशा यही कैरेक्टर्स पेरेंट में थे तो यही कैरेक्टर्स उसके बच्चों में भी, पोतों में भी, और उसके पर पोतों में भी यही दिखेगा। ठीक है, तो इसमें पूछेगा क्या है रिकॉम्बिनेशन की चांसेस, रिकॉम्बिनेशन की चांसेस जीरो है, कुछ नया दिखेगा ही नहीं दिखेगा। फैमिली ट्री जो तैयार होगा, फैमिली ट्री में सेम तरीके के यही दो कैरेक्टर्स, अगर कोई भी कैरेक्टर्स आप ऐसे आप अपनी फैमिली में भी हंट कर सकते हो कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जो आपकी पूरी फैमिली को डिफाइन कर रहे हैं, और अगर पूरी फैमिली में आप जनरेशन टू जनरेशन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को देख रहे हो चलते हुए, तो समझ जाना वो क्या है बेटा, लिंकेज शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी इनकम्प्लीट की बात करते हैं। इनकम्प्लीट वाले में क्या सिनेरियो है, इनकम्प्लीट वाले में सिनेरियो ये है कि इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स पे जीन्स हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है बेटा, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, ये दो जीन्स हैं ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, और ये दोनों की वजह से क्या रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है तो 25, अरे ये तो शो ही नहीं होगा तो आपको नई चीज़ें वेरिएशन देखने को मिलती है। द परसेंटेज ऑफ ईच पेरेंटल टाइप इज मोर देन 25%, मतलब पेरेंट जैसे 25% से तो ज़्यादा ही रहेंगे, बट वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नई चीज़ें भी देखना स्टार्ट मिलेंगी, नए नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जो कि 25% से कम होंगे। ये चीज़ क्या कहलाती है बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज के वजह से नई नई आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे थे नए नए तरीके से। तो मेंडल में क्या था, मेंडल ने जितने कैरेक्टर जो सेलेक्ट किए थे वो बेटा सारे इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहे थे, इसलिए हर बार क्या हो रहा था कि टॉल के साथ आपका राउंड सीड भी आ सकता था, राउंड सीड हो सकता, कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते थे, है ना, राउंड सीड और आपका ग्रीन पॉड कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। क्यों, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स बहुत दूर दूर या फिर दूसरे ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस वजह से मेंडल को ये लिंकेज वाले फॉर्म्स का पता नहीं चला, या पता भी चला होगा मेंडल ने फिर वो कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जो लिंकेज शो कर रहे थे। ठीक है,
तो ये हम नहीं जानते बेटा। आते हैं नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर, जो मैं भी तुमको यही समझा रही थी कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। तो तुमको मैंने बताया कि मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में आपकी क्या होती है बेटा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। टू साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनमें एक नेचुरल एक्सचेंज होता है कुछ पार्ट का जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन नॉन सिस्टर। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे ध्यान देना भाई। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है क्या, कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हो रहा है, नेचुरल एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे दे देगा तुम्हें, और तुम्हें फिर लगेगा अरे नहीं दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो यहाँ पे हेट्रोलोगस होना चाहिए ना, होमोलोगस थोड़ी होने चाहिए, तो तुम यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे बेटा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों बोल रहा है वो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मान लीजिए ये एक आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, ठीक है, तो अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सी होंगी, ये और ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड्स है, सॉरी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ऐसे ये इसका और ये वाला पार्ट, ये वाला इसका वाला पार्ट, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। पर मैं जब इसको और इसको कंपेयर करूंगी तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बट होमोलोगस क्रोमोसोम के, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। किस तरीके से शो कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये है और ये है तो मैं क्या बोलूँगी, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बट अगर ये है और इसका आधा पार्ट आया है तो ये चीज़ क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही क्या होता है, इन दोनों के बीच में बेटा एक्सचेंज होगा, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, आपको नए वेरिएशन देखने को मिलेंगे। सो एज टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन विच एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स अगर आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स या फिर क्रॉसओवर्स। तो जो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे या फिर क्रॉसओवर्स बोलेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स इन द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द, अब ये चीज़ तो तुमने देख लिया है ना कि नए जीन्स आ रहे थे, वहाँ पे एक पे ए और स्मॉल बी था, एक पेरेंट पे, दूसरे पेरेंट पे स्मॉल ए और कैपिटल बी था। अब आगे कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, स्मॉल ए और स्मॉल बी वाला भी करेक्टर जुड़ जाता है रिकॉम्बिनेशन के वजह से। क्यों हो रहा है, क्योंकि वैसा वहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया। इट रिजल्ट्स इन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, thus introduce variation. The variations are helpful in a struggle for existence and adaptability to the changes in the environment. ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही इन वेरिएशंस के पर्पज से, ताकि हमें वेरिएशन मिलती रहे, हम इवॉल्व हो सके, हम नए नए एनवायरनमेंट में या फिर बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से ये होता रहता है। इवोल्यूशन चैप्टर आएगा तो हम उसमें देखेंगे भी कि किस तरीके से क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, क्या कैरेक्टर्स फॉलो होते हैं, क्यों हो रहा है ये, ताकि आपको नए और बेहतर जीन्स मिल सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखा दिया यहाँ पे आपको होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रही है, नॉन सिस्टर होमो क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर कर रही है बेटा। तो कुछ पार्ट इस वाले का इसके पास चला गया, इस वाले का इसके पास चला गया, इस वाले का इसके पास चला गया, और इसका पार्ट इसके पास चला गया, और इसका पार्ट क्या कहाँ चला गया, यहीं आ गया, नहीं, इसका पार्ट देखो ये आ रहा है, इसका पार्ट यहाँ आ रहा है, सिंपल ऐसे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, कैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक। अब ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ पे नए नए आपको कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, या नई तरीके के जीन्स के सेट्स दिखाई दे रहे हैं, नए सेट्स बन जाते हैं जीन्स के, ठीक है। अब ये डायग्राम दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, आपको लगता है पता नहीं क्या बोल दिया है, किस तरीके का है, ये चीज़ आपको समझ नहीं। तो सबसे पहले इस चार्ट को हम स्टेप वाइज समझेंगे। कैसे समझना है, सबसे पहले आप पेरेंटल देखो, ठीक है, हम पेरेंटल देखेंगे। पेरेंटल में हमें क्या देखना, एक फीमेल पेरेंट होनी चाहिए, एक मेल पेरेंट होते हैं। किसका बेटा, ये ड्रोसोफिला के लिए बताया हुआ है, ड्रोसोफिला, ठीक है। अब ड्रोसोफिला में एक पेरेंट है, एक पेरेंट के कैरेक्टर्स जो लिए हैं हमने, येलो, ये आपका फीमेल पेरेंट है, येलो बॉडी और वाइट आइज वाली, है ना,
इस तरीके की एक फीमेल ड्रोसोफिला ली है बेटा। मेल ड्रोसोफिला जो ली है हमने वो कैसा है मेल ड्रोसोफिला, वो है बेटा आपका ब्राउन बॉडी, ब्राउन आइज वाला नहीं, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी और रेड आइज वाला, है ना, रेड आइज वाला। ठीक, कैसे सिग्निफिक देखो, पेरेंट है फीमेल, तो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों ही एक जैसे ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे यानी होमोगैमेटी शो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हेट्रोगैमेटी शो हो रही है मेल में। यहाँ पे जो दूसरा क्रोमोसोम है वो बिल्कुल अलग है और उस पे इनफैक्ट कोई जीन एक्सप्रेस भी नहीं हो रहा इस तरीके का, ठीक है। तो क्या होगा, अब मेल फीमेल के गैमेट लिए और मेल के, फीमेल की येलो बॉडी है तो उसके लिए दो एलील्स का जो सेट होगा वो इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, और वाइट आइज है तो उसके लिए जो एलील का सेट होगा वो इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, सिंपल, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद ब्राउन बॉडीज वाला है, तो ब्राउन बॉडी के लिए उनके पास जो एलील है वो वाई प्लस वाली है, साथ में कुछ हो ना हो वो बस इतना ही काफी है ना, क्योंकि वो वाइल्ड टाइप, और वाइल्ड टाइप आपको ये ध्यान रखना है, वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। ठीक, और रेड आइज के लिए क्या है उनके पास डब्ल्यू पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके के जीन है मदर और फादर के पास। अब क्या होगा, इनके गैमेट्स बनेंगे बेटा, मदर के गैमेट बनेंगे वाई और डब्ल्यू वाले, ठीक है। अब दो दो कैरेक्टर को हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो हम इस तरीके से देखेंगे, मदर के जो गैमेट बने वो किस तरीके से हैं, वाइट और डब्ल्यू वाले, और फादर के जो गैमेट है बेटा वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन होगा, इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या आएगा, एक फीमेल और एक मेल आएगी, तो यही हो सकता है कि वाई डब्ल्यू के साथ आ जाए वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव, है ना, यही हो सकता है, वाई वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू डब्ल्यू पॉजिटिव, एक फीमेल आ गई ये ऐसी, ठीक है, डबल में होगा तो ही फीमेल बन जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या था, क्या किसी और तरीके का कॉम्बिनेशन फॉलो हो सकता है, क्या नहीं फॉलो हो सकता है बेटा। तो फिर क्या बचता है, एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि वाई और डब्ल्यू वाला अपने फादर के मेल कैरेक्टर्स के साथ चला जाए, सिंपली जिस पे कोई जीन शो नहीं हो रहा, तो ये क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा, ठीक है, ये मेल बन जाएगा। अगेन तुम कहो कि मैम वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव रहेगा तो अगेन वो कैसा होगा, फादर की तरह से होगा, नए वाले केवल यही रहेंगे। और लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये गैमेट बनाएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट तो होंगे ही होंगे क्रोमोसोम, और जब ये सेग्रीगेट होंगे तो इसके पास चांसेस है, ये वाले बेटा गैमेट के पास चांस है केवल इसके पास जाने का, या फिर इसके दोनों बात एक ही है ना, और दोनों बात एक ही है तो ये क्या बनेगा, फीमेल ही बनेगा विद दिस करेक्टर, एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसको हटा दें अगर हम, तो सिंपल सी बात ये है बेटा कि एक बार गैमेट ये वाला फ्लो होगा तो ये वाला फ्लो होगा, तो यही एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक जो सेट है मदर से आए वाई और डब्ल्यू वाला, और एक सेट आए वाई पॉजिटिव और डब्ल्यू पॉजिटिव वाला क्या कहते हैं फादर से। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि जब हमारे पास ये वाला कैरेक्टर आए, और जब ये वाला कैरेक्टर है तो ये वाला यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आपको केवल क्या दिखेगा, वाई डब्ल्यू वाला, यानी कि येलो वाइट, येलो बॉडी वाइट आइज वाला मेल दिखेगा बच्चा, और यहाँ पे आपको दिखेगा रेड आइज और क्या कहते हैं ब्राउन बॉडी वाली फीमेल दिखाई देगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे करेक्टर्स मतलब एक तरीके से इंटरचेंज हो गए फीमेल और मेल में, ठीक है। तो ये आ गई आपकी पहली जनरेशन जो कि बिल्कुल पेरेंटल टाइप थी, कोई ना कोई एक पेरेंट से मिल रही थी। रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ, केवल सेक्सेस का, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स है जो फीमेल के पास थे वो मेल के पास चले गए, और जो फीमेल के पास कैरेक्टर्स थे वो कहाँ चले गए, क्या कहते हैं मेल के पास, और मेल के जो कैरेक्टर्स है वो फीमेल के पास आ गए। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ बहुत हल्का फुल्का, कितना माइनर सा रिकॉम्बिनेशन, एंड दैट इज अबाउट 1.3%। अभी हमने पढ़ा कि 25% से अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होता है तो 25% से कम होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको क्या दिखा रखा है कि कितने दूर हैं ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो कि वाई और डब्ल्यू के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या शो कर रहे हैं बेटा, लिंकेज, ठीक है। फिर उसके बाद आप करोगे फिर से क्या,
इनके बीच में सेल्फिंग करोगे, अगेन इन दोनों को सेल्फिंग कह रही हूँ, इन दोनों के बीच में मैटिंग कराओगे तो ये वाला कैरेक्टर इसके साथ जाएगा, ये वाला कैरेक्टर इसके साथ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर इन दोनों के साथ जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी आ रही, देखो इसके साथ और इसके साथ जाता है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, पहला कैरेक्टर ये दिखा है कि Y पॉजिटिव, W पॉजिटिव और उसके साथ एक मेल, तो ये एक मेल बना इस कैरेक्टर के साथ, कौन सा, रेड आइज और आपका वाइट बॉडी के साथ। ये पेरेंटल टाइप है कि नहीं, पेरेंटल टाइप है जी। फिर एक क्या पॉसिबिलिटी थी, इसके साथ चले जाए तो येलो बॉडी और वाइट आइज, सॉरी हाँ, येलो बॉडी और वाइट आइज वाले के साथ देखोगे तो ये भी क्या पेरेंटल टाइप है, हाँ ये भी पेरेंटल टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये दोनों ने आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लिया तो Y पॉजिटिव आपका Y पॉजिटिव W वाले के साथ चला जाएगा, तो क्या पॉसिबिलिटी कि Y पॉजिटिव और W मेल बने और एक Y और W पॉजिटिव मेल बने, ये है, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो ये रिकॉम्बिनेंट आपको दिख रहा है कितना, 1.3%। सॉरी, यहाँ पे तो सारे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन अगर पूछ लेना तुमसे तो यहाँ पे तुम रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी बताओगे, 0। रिकॉम्बिनेशन कितना है बेटा, यहाँ पे 0% है, यहाँ पे कोई नई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही। पर यहाँ पे अब हमें दिख रही, क्या नई चीज दिख रही तुमको, तुमको दिख रही है ब्राउन बॉडी के साथ, ब्राउन बॉडी, what Y पॉजिटिव सिग्निफाई, Y पॉजिटिव सिग्निफाई ब्राउन बॉडी, तो ब्राउन बॉडी के साथ आपको क्या दिख रहा है, वाइट आईज प्लस वाइट आईज। तो ये आपका एक नया कैरेक्टर बिल्ड हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, येलो बॉडी दिख रही है, येलो बॉडी विद आपका रेड आईज, ये नए कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। ऐसा अभी तक पेरेंट्स में हमने देखा ही नहीं, तो ये रिकॉम्बिनेशन आया। बट इनके नंबर्स कितने थे, फ्रिक्वेंसी इनकी केवल अगर 100 में देखें तो केवल 13 बच्चे ऐसे थे जो इतने अलग कैरेक्टर्स के साथ हुए, लेकिन 98 या फिर 99 बच्चे ऐसे थे कि जो इस तरीके से थे, ठीक है। फिर आते हैं अब आपके 98 और ओके, ठीक है, वो इसलिए गड़बड़ हो रही है, मतलब अगर 1000 लोगे तो 1000 में से आपके 98 987 बच्चे कैसे होंगे बेटा, जो इस टाइप के होंगे, और केवल 13 बच्चे जो होंगे वो इस तरीके से होंगे 1000 में अगर बात करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा, दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, केवल जब जिसमें फीमेल बन रही हो, क्योंकि ये वाला अभी तो हमने केवल इससे देखा, अब हम देखेंगे, अरे भाई, अब हम देखेंगे इस वाले के साथ, अगर मेल के इस कैरेक्टर के साथ जाने की प्रोबेबिलिटी, ये और ये पेरेंटल टाइप वाली कौन सी होगी, तो W प्लस वाई पॉजिटिव, W प्लस वाई पॉजिटिव, Y और W, ये वाला बिल्कुल आपके पेरेंट की तरह है तो पेरेंटल टाइप होगा बेटा। ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, तो जब इसके साथ कंबाइन करेगा अगेन पेरेंटल टाइप है, तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोनों पेरेंटल टाइप दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगेन फिर से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से आप क्या देख रहे हो कि क्या है यहाँ पे Y पॉजिटिव और W, और Y W वाली फीमेल दिखने में लगेगी, यानी कि ये फीमेल कैसी होगी। अभी अब ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इस तरीके का क्रोमोसोम है, इसके फीचर्स बता दो, तो आपको पता है Y पॉजिटिव और Y क्या शो करेगा बेटा, ब्राउन बॉडी ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि Y पॉजिटिव कैसा जीन है, डोमिनेंट है, ठीक है, प्लस मतलब ज़्यादा ना, तो डोमिनेंसी शो कर रहा है। और W क्या हो गया, W आपका वाइट आइज हो गया, ठीक है। तो ये वाला अगेन नॉन पेरेंटल टाइप का है। ये वाला कैसा हो गया, येलो बॉडी और रेड आइज वाला, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन W पॉजिटिव और W वाला आपको क्या देगा बेटा, रेड आइज देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस कैरेक्टर से कौन से तरीके का क्या आने वाला है, कैरेक्टर शो होने वाला, फिनोटाइप क्या आएगा, है ना, कौन से जीन से या कौन से एलील फॉर्म से आपको कौन से फिनोटाइप मिलना है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप समझते हुए चलना है इस वाले डायग्राम में, है ना, कंफ्यूजिंग लगता है बट है नहीं, कितना सिंपल हो तो गया, ठीक है। तो इस तरीके का मिलेगा। अब ये भी क्या है, ये नॉन पेरेंटल टाइप है, ये सारे नॉन पेरेंटल टाइप है, तो इधर ये सारे आपके क्या है बेटा, ये आपके रिकॉम्बिनेंट है, और ये रिकॉम्बिनेंट केवल 13%, यानी 1000
पूरे बच्चों में से 987 पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं और केवल 13 ही जो हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको आपको केवल क्या कहते हैं पेरेंट्स टाइप ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी नौ नए टाइप के दिखाई दे रहे हैं। केवल 13 जो नंबर है वो कितने हैं आपके न्यू टाइप के, न्यू तरीके के कैरेक्टर्स के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और क्यों केवल 13 दिखाई दे रहे हैं, इतनी कम क्यों होंगे रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज? क्योंकि ये दोनों जीन आपके कैसे थे बेटा, बहुत पास पास थे, बहुत ज़्यादा पास पास थे, इस वजह से, ठीक है। एक और इसी तरीके का आपका क्या होता है, यहीं पे ऐड कर देती हूँ, ठीक है। यही स्ट्रक्चर अगर आपका येलो, आप करेक्टर उठाते हो येलो बॉडी मिनिएचर, ठीक है। ठीक है, या फिर बिग साइज, ये मिनिएचर है, ठीक है। यानी एक मक्खी जिसकी बॉडी का कलर क्या था येलो और साइज में वो क्या है छोटी है, तो जब उसके क्रोमोसोम को देखोगे, उनके क्रोमोसोम्स की सेटिंग्स को देखोगे, तो अगर येलो वाला यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, तो आपको जो क्या कहते हैं मिनिएचर वाला है वो दूसरे एंड पे दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ वाले करेक्टर्स में ही सेम इस तरीके से क्रोमोसोम्स को स्टडी करोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि जो आपका ब्राउन बॉडी वाला करेक्टर है वो ये प्रेजेंट है, और अगेन आपका जो साइज वाला है एम पॉजिटिव वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके का दूसरा उन्होंने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे कंपेयर करो तो ये दोनों जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी हमने जो क्या कहते हैं इसमें देखा इन तरीके के सेट वाला कौन सा, येलो बॉडी और वाइट आइज, ठीक है, या फिर क्या था आपका ब्राउन बॉडी और रेड आइज, ठीक है। इसमें जब हमने देखा तो सेम ही, या फिर ऐसे कर लेते हैं, सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट तो हैं बट पास पास हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, पास पास हैं, ठीक है। अब इनके बीच की अगर डिस्टेंस को आप देख सको तो वो दिख रही है कि यहाँ के कंपैरिजन में कितनी कम है। तो इसमें क्या दिखाएगा कि लिंकेज के, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो लिंकेज किस में ज़्यादा है, लिंकेज इन दो करेक्टर्स में ज़्यादा है, लिंकेज इज हाई, लिंकेज हाई है बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन हाई है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर उसकी वजह से आपको क्या दिखाई देगा, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो यानी कि पेरेंटल टाइप जो प्रोजेनी होगी, पेरेंटल टाइप प्रोजेनी जो होगी वो लेस होगी अगर इस वाले से कंपेयर करें, है ना। यानी लगभग 63.4% के आसपास होती है बेटा, है ना। यहाँ पे कितनी आ रही थी, 980.7%, ठीक है। और यहाँ पे या फिर 987 थी या फिर 98.7% थी पेरेंटल टाइप प्रोजेनी जो थी। और यहाँ पे कितनी कम होगी, कितनी आ रही है, केवल 634। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेशन होने के, वहाँ पे कम चांसेस थे क्योंकि ये ज़्यादातर ये सेट जीन्स जो दो अलग अलग थे एक साथ ही ट्रेवल कर रहे थे, ज़्यादा गैमेट्स में नहीं आ पाए अलग अलग, इस वजह से क्या हो रहा था, ज़्यादा पेरेंटल टाइप दिख रहा था, रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, अरे यार वहाँ के, ठीक है यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज होती है कितनी, लगभग 33.3% के आसपास यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज आ जाती है। जबकि यहाँ पे आपने रिकॉम्बिनेशन देखा कितना,
1.3%, यानी केवल 13। अगर हजार में कंप्लीट करो तो 634 आपके कितने थे बेटा, पेरेंटल टाइप थे, 333 आपके नॉन पेरेंटल टाइप थे। यहाँ पे कंपेयर करो 987 पेरेंटल टाइप थे, 13 केवल नॉन पेरेंटल टाइप थे। तो इस तरीके से आप इन दोनों में कंपैरिजन समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका अगर लिंकेज ज़्यादा होने पर पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिलता है, और अगर बहुत दूर है, लिंकेज बहुत कम शो हो रही है, तो क्या देखने को मिलता है आपको, पेरेंटल टाइप कम देखने को मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन या फिर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर तरह के अगर आप कैरेक्टर सेलेक्ट करते हो जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और आपस में साथ में है या फिर दूर दूर है, तो उनमें अलग अलग तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज आती हैं कि किस तरीके से आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेगी, किस तरीके से आपको पेरेंटल टाइप भी देखने को मिलेंगे। ये आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, जो कि आपके थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क करके प्रूव किया बेटा। सेम चार्ट इज फॉर थोड़ा सा दूसरे कैरेक्टर्स, अगेन इसी कैरेक्टर्स को लेकर है, जो कि मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में बता दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आई गेस आप समझ लोगे। दूसरा चार्ट इसीलिए नहीं दिया ताकि तुम दोबारा से इसको अपने अकॉर्डिंग समझ के बता दो, और मुझे अगर नहीं समझ में आया तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में तुम शेयर कर सको। ठीक है, तब हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से अभी सबसे जितना बेस्ट हो सकता है समझा दिया गया है। ठीक है, और हो किस वजह से है, इसी वजह से है ना, पास पास रहेंगे कैरेक्टर्स, इसी मान लीजिए बार बार कैरेक्टर्स जो हैं, ये कैरेक्टर्स ले रहे हैं हम, ये कैरेक्टर्स यहाँ प्रेजेंट है, दो कैरेक्टर्स तो कितनी भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ये दोनों कैरेक्टर्स हमेशा बेटा साथ ही साथ तो ट्रेवल करेंगे, है ना। ये कैरेक्टर्स अभी भी क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से साथ में ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, दूर होते मान लीजिए कि ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर है यहाँ पे, तो फिर हो सकता था कि ये दोनों अब अलग अलग ट्रेवल करें। ठीक है, कि यानी कि ये कैरेक्टर तो यहीं रह गया और आपका ऑरेंज वाला कैरेक्टर इस वाले पे चला गया। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी, तो कि जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेशन की, जितना पास होंगे उतनी कम चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेशन की। तो जो मेंडल के कैरेक्टर से आप पूछ सकता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से मेंडल्स के जो कैरेक्टर थे, क्या वो लिंकेज शो कर रहे थे, लिंकेज शोन बाय मेंडेलियन कैरेक्टर्स, क्या कहोगे, था, नहीं था, या कम था या ज़्यादा था। आप कहोगे ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वो बहुत दूर दूर थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, या तो फिर एकदम क्या थे, बहुत दूर दूर थे, तो कोई मतलब रिकॉम सॉरी बहुत ही ज़्यादा पास पास थे। ठीक है, तो एक तरीके से हाँ, क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने को मिल रही थी आपके मेंडेलियन कैरेक्टर्स में। तो यहाँ पे लिंकेज हटा के, हाँ तो लिंकेज सॉरी लिंकेज ही तो है, लिंकेज नहीं शो हो रही थी कि मतलब एक जैसे कैरेक्टर्स एक साथ नहीं, कोई भी कैरेक्टर किसी भी तरह से ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि वो बहुत दूर दूर थे प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि मेंडेलियन कैरेक्टर जो है क्या शो नहीं करते, लिंकेज शो नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं शो करते, कॉज दे आर प्रेजेंट, कॉज दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट chromosomes or are at a very distance, far distance if present on the same, है ना। अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो बहुत दूर दूर हैं, और या फिर ज़्यादातर एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये सारे आपको एजर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एजर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बहुत अच्छा क्या कहते हैं तुम्हारा एग्जामिनर हुआ, एग्जाम का पर्पज उसे पता है किस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछना है जिसमें तुम फंस सकते हो, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। तो यानी बेटा लिंकेज जो है, लिंकेज किस चीज़ के लिए मतलब उसका एक्सेप्शन है, लिंकेजेस किसका एक्सेप्शन शो कर रहा है, लिंकेज कहाँ लिखा हुआ था, लिंकेज हाँ,
तो लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ आपका कौन सा एक्सेप्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्शन फॉर क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना। लिंकेज की वजह से असॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं आपके करेक्टर्स, ठीक है, लिंकेज की वजह से हम असॉर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं करेक्टर्स को, है ना। ये जो डायग्राम है ये लिंकेज होने की वजह से अलग अलग कहाँ हुए, एक साथ ही ट्रेवल हो रहा है। ये ऑरेंज के साथ हमेशा ग्रीन वाला करेक्टर ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, चाहे कितनी बार भी रिकॉम्बिनेशन हो जाए। बहुत ही लो चांसेस है इसकी क्या होने के, एक दूसरे से अलग अलग होने के। तो एक दूसरे से अलग अलग हो नहीं पा रहे, तो इसलिए ये मेंडेलियन करेक्टर्स नहीं शो कर पाएंगे, या मेंडेलियन लॉ जो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर खत्म करते हैं।